बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का व्याख्यान हमने पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर पर रखा है। यह चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति कही जाती है। इस टॉपिक को प्रोटो हिस्टोरिक एंड अर्ली हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्रश्न पत्र से लिया गया है। मीन्स भारतीय उपमहाद्वीप का आद्य ऐतिहासिक तथा आरंभिक ऐतिहासिक पुरातत्व कैसा था, उसी को जानने के लिए कई चैप्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें से एक चैप्टर्स हमने आज लिया है जो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के रूप में जाना जाता है। बच्चों, इस मृदभांड संस्कृति में पाठ्यक्रम के अनुसार 4 बिंदुओं पर अध्ययन केंद्रित किया गया है, जिसे विस्तार, कालानुक्रम, अधिवास प्रक्रिया और प्रयोक्ता या निर्माता के रूप में वर्गीकृत करके अध्ययन कराने का प्रयास किया गया है। जबकि संस्कृत के संपूर्ण आयामों को समझने के लिए उसके क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं, उसको हमने स्लाइड में दाएं तरफ प्रदर्शित किया है, जिसमें इस संस्कृति की प्रस्तावना, इसका विस्तार, कालानुक्रम, अधिवास प्रक्रिया, प्रयोक्ता, भौतिक अवशेष जिसमें मृदभांड और धातुकी में लौह धातुकी, ताम्र धातुकीय, स्वर्ण धातुकीय, शीशाकारी, वस्त्र, मनके, गुट्टी, खेल की मुहरें या पासे और मिट्टी के खिलौने, कृषि, पशुपालन एवं खाद्यान्न, अग्निकुंड एवं उपसंहार के अंतर्गत अध्ययन करने का प्रयास किया है। बच्चों, चूँकि यह बड़ा बिंदु है और इस टॉपिक को एक लेक्चर में समाहित करना उचित नहीं होगा, इसलिए हमने आज के लेक्चर में विस्तार, कालानुक्रम, अधिवास प्रक्रिया और प्रयोक्ता तक रखा है, और कल का जो व्याख्यान होगा उसमें हम भौतिक अवशेषों से उपसंहार तक की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की अगर प्रस्तावना की बात की जाए तो वह क्या है? यह मृदभांड परंपरा मुख्य रूप से धूसर रंग या सलेटी रंग की होती है। जब इस पर चित्रण संजो दिए जाते हैं तो इसे चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा कहा जाता है। यद्यपि कि इसमें काले तथा चॉकलेटी रंग के पात्र भी सम्मिलित होते हैं। मीन्स क्या कि यह धूसर रंग की है, और जब इस पर चित्रण नहीं सजोए गए हैं तो वह चित्रित नहीं कही जाएगी, और जैसे ही इस पर चित्रण संजो दिए जाएंगे तो यह धूसर मृदभांड परंपरा चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के रूप में जानी जाएगी। यह मृदभांड परंपरा अत्यधिक मात्रा में तो उपलब्ध नहीं होती, लेकिन जितने भी पात्र प्रकार प्राप्त होते हैं उन सभी पात्र प्रकारों में इनका प्रतिशत 5 से 7 तक प्राप्त होता है। इस मृदभांड परंपरा को टेबल वेयर भी कहा जाता है। अर्थात इस टेबल वेयर कहे जाने का तात्पर्य यह है कि टेबल पर सजा करके भोजन ग्रहण करने वाली पात्र परंपरा है, इसीलिए इसको टेबल वेयर कहा जाता है। प्रोफेसर बीबी लाल इसे उत्कृष्ट पात्र परंपरा की शब्दावली प्रदान करते हैं, और यह ऐसा इसलिए करते हैं कि यह एक उत्तम क्वालिटी की बनी हुई पात्र परंपरा है जिसकी फैब्रिक बहुत ही फाइन है। यह मृदभांड परंपरा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के पास स्थित अहिछत्र नामक टीले से 1941-44 में आरसी गौड़ को प्राप्त हुई। मीन्स आरसी गौड़ इस सत्र में अहिछत्र पुरास्थल पर काम करा रहे थे, जिसके दौरान इसकी खोज हुई या प्राप्ति हुई। तत्पश्चात
51 से 54 ईस्वी में हस्तिनापुर के उत्खनन से प्रोफेसर बीबी लाल को इस मृदभांड परंपरा के साथ ही साथ इसके कल्चरल एविडेंस भी प्राप्त हुए थे। मीन्स जो अहिछत्र था वहाँ से पात्र परंपरा प्राप्त हुई और हस्तिनापुर से इसके सांस्कृतिक अवयव प्राप्त हुए। गंगा यमुना के दोयाब में विकसित होने वाली यह संस्कृति गैरिक मृदभांड संस्कृति के बाद अस्तित्व में आती है। मीन्स बच्चों, जो गैरिक मृदभांड संस्कृति है वह गेरू रंग की है। गेरू जैसा सामान्य ढंग से आप गेरू को देखते हैं, जो त्योहारों पर कभी कभी कुछ गमले के पौधे आदि रंगने और कुछ खास पर्वों पर प्रयोग करी जाती है। यह मृदभांड परंपरा लौहयुगीन है, जो द्वितीय नगरीकरण की आधारशिला बनी थी। पहले यह मान्यता थी कि संभवतः इसी संस्कृति में लोहा पहल आया था, लेकिन विंध्यन क्षेत्र में भारत के आज माने जाने पुरातत्वविद तात्कालिक राज्य पुरातत्व उत्तर प्रदेश के निदेशक डॉक्टर राकेश तिवारी ने विंध्य क्षेत्र के राजा नल के टीला और मलहर पुरास्थलों पर उत्खनन कराया, जहां पर यह जानकारी हुई कि लोहे की प्राचीनता पीजीडब्ल्यू संस्कृति के और पहले जाती है। इसलिए अब लौहयुगीन संस्कृति के उत्पत्ति के रूप में पीजीडब्ल्यू को मान्यता न देकर के बल्कि इसके पूर्ववर्ती संस्कृतियों को उत्पत्ति के रूप में स्थापित किया जाता है। यह कांच की उत्पत्ति के लिए भी जानी जाती है। प्रोफेसर बीबी लाल इसे वैदिक आर्यों की संस्कृति या महाभारत कालीन संस्कृति होने की संभावना व्यक्त करते हैं। यह कम से कम 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक व्याप्त थी, जबकि बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि यह इससे प्राचीन अवश्य हो सकती है। इसका प्रसार कहाँ से कहाँ तक था? इस पात्र परंपरा का विशेष रूप से प्रसार राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है और गंगा घाटी का जो ऊपरी क्षेत्र है, इसमें प्राप्त होता है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में स्थित मांडापुरा स्थल है, वहाँ तक यह फैला हुआ है, और दक्षिण में मध्य प्रदेश में उज्जैन जो चालकोलिथिक पुरास्थल है वहाँ तक इसका विस्तार मिलता है, और पश्चिम में सिंध प्रांत में लखीओपीर तक मिलता है जो पाकिस्तान में है, और पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित तिलौरा कोट तक यह संस्कृति विस्तृत मिलती है। इसका कालानुक्रम क्या है? मीन्स यह संस्कृति किस संस्कृति के बाद भारतीय भूमि में विकसित होती है और इसकी तिथि क्या निर्धारित की जा सकती है, इस बिंदु के अंतर्गत इसको समझने का प्रयास किया जाएगा। हस्तिनापुर के उत्खनन में पीजीडब्ल्यू के आरंभिक स्तर से लोहा नहीं मिलने के कारण बीबी लाल इसे कांस्य युगीन मानते हैं। मीन्स जब बीबी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन कराया तो जो इसके निचले स्तर थे उसमें से लोहा नहीं मिला। लोहा नहीं मिलने के कारण ये माना गया कि संभवतः यह कांस्यकालीन होगी। तात्कालिक समय में मार्टिमर हुलर ने जो अपनी पुस्तक लिखी अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें भी इन्होंने पीजीडब्ल्यू को कांस्यकालीन संस्कृति ही माना था, जबकि सौभाग्यवश कालांतर में कुछ पुरास्थलों के उत्खनन हुए, जैसे नोह, आलमगीरपुर, अल्लापुर, मेरठ, भरतपुर, अतरंजी खेड़ा और कौसाम्बी। इन सभी में पीजीडब्ल्यू के स्तर से लोहा प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पीजीडब्ल्यू या चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को लौहयुगीन संस्कृति के रूप में मान्यता प्रदान की गई। चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के कालक्रम निर्धारण में
सापेक्ष तिथि विधि स्तरीकरण स्ट्रेटिफिकेशन और निरपेक्ष तिथि विधि रेडियो कार्बन 14 दोनों की मुख्य भूमिका है, जिसके आधार पर इसके कालानुक्रम को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया जाएगा। हस्तिनापुर के उत्खनन के आधार पर बीबी लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा का कालक्रम निर्धारण करने का प्रयास किया। हस्तिनापुर में जो उत्खनन हुआ उसमें जो सांस्कृतिक क्रम मिलता है वह नीचे से निम्न प्रकार है। नीचे का मीन्स जो सबसे पहले बसा सांस्कृतिक कालक्रम होता है। इसमें जो पहला सांस्कृतिक कालक्रम है वह आकर कलर पाटरी है और इस आकर कलर पाटरी के बाद एक गैप मिलता है। इसके ऊपर दूसरा सांस्कृतिक जमाव मिलता है जिसे पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के रूप में जाना जाता है। पीजीडब्ल्यू के तुरंत ऊपर फिर एक गैप मिलता है और इस गैप के बाद तीसरी सांस्कृतिक परंपरा के रूप में नादर्न ब्लैक पॉलिश वेयर या उत्तरी किस्मार्जित मृदभांड परंपरा का सांस्कृतिक जमाव था। इसके जस्ट ऊपर फिर से एक गैप मिलता है और गैप के बाद चौथा जो पीरियड है वह शुंग कुषाण पीरियड है या जिसको आप लेट एनबीपी कहते हैं। इसका जो है कि जमाव मिलता है और जो पांचवा जमाव है वह अर्ली मिडवेल पीरियड का सांस्कृतिक जमाव है। अब यहाँ पर जो कालक्रमों की गणना है वो कालक्रमों की गणना को नीचे से ऊपर न करके ऊपर के जो सांस्कृतिक जमाव मिल रहे हैं वहाँ से करते हुए नीचे की तरफ बढ़ना ज़्यादा उपयोगी होगा। बच्चों, जो ऊपर का जमाव है जिसे पांचवा जमाव कहा जाता है यह पूर्व मध्यकालीन है। इसमें ग्लेज्ड वेयर मिलते हैं और बलवन का एक सिक्का मिला है। इस प्राप्ति के आधार पर इसे 11वीं शताब्दी ईस्वी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक रखा जाता है। इसके नीचे चौथा कालक्रम है और इस चौथे कालक्रम में मथुरा के दत्त, यौधेय एवं कुषाण शासक वासुदेव के सिक्के मिलते हैं। तो इस जो जमाव है इसका तिथिक्रम 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक किया गया है। मीन्स जैसे ही गुप्तों का आरंभ होता है वहाँ तक इसे तिथिक्रम प्रदान किया गया है। इसके तुरंत नीचे 100 वर्ष का एक व्यवधान माना गया है, अर्थात जो इसके नीचे तीसरा जमाव है जिसे हम एनबीपी का जमाव मानते हैं, पुराविद एनबीपी का जमाव मानते हैं। अब 200 ईसा पूर्व में शुंग कुषाण काल आरंभ हुआ था और 100 वर्षों का व्यवधान है। इसका तात्पर्य है कि 200 में अगर प्लस कर देंगे 100 तो यह 300 ईसा पूर्व हो जाएगा। अर्थात एनबीपी का जो अंत हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। अब एनबीपी का जो सांस्कृतिक जमाव है वह 2.07 मीटर मोटा है और इसको 6 उपकालों में डिवाइड किया गया है। एक उपकाल की जो गणना है वह 50 वर्ष की है। अर्थात जो 6 उपकालों का संपूर्ण सांस्कृतिक जीवन था वह 300 वर्षों का था। अब एनबीपी का जो अंत है वह 300 वर्षों में हुआ था और एनबीपी का सांस्कृतिक जमाव 300 वर्षों तक जीवित था। अर्थात एनबीपी 600 ईसा पूर्व में हस्तिनापुर में आरंभ हुई होगी। इसके तुरंत नीचे जो व्यवधान मिलता है उसे लाल ने 200 वर्षों का माना है। अर्थात 600 में जब 200 प्लस करेंगे तो 800 होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर का हस्तिनापुर में जो समाप्ति का समय था वह 800 ईसा पूर्व था। अब पीजीडब्ल्यू संस्कृति का जो
कल्चरल डिपोजिशन है वह 2.10 मीटर मोटा है, जिसको 300 वर्षों का माना गया है। अतः 800 में एनबीपी का अंत हुआ और यह 300 वर्षों तक जीवित थी, अर्थात 800 और प्लस 300 अर्थात 1100 में जो पीजीडब्ल्यू संस्कृति थी उसका आरंभ हस्तिनापुर में हुआ था। इसके जस्ट नीचे फिर एक गैप या व्यवधान मिलता है जिसे 100 वर्ष का माना गया है, और इस 100 वर्ष को अगर 1100 में जोड़ते हैं तो यह 1200 ईसा पूर्व हो जाता है। और जो पीजीडब्ल्यू के नीचे का सांस्कृतिक जमाव है, जिसे आकर कलर पॉटरी या गैरिक मृदभांड संस्कृति के रूप में जाना जाता है, इसे कम से कम 1200 ईसा पूर्व में आरंभ माना जा सकता है। संभव है यह इससे कुछ और प्राचीनतर हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि हस्तिनापुर में चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा का अंत गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से हुआ था। अब जब गंगा नदी में बाढ़ आ गई और हस्तिनापुर डूबने लगा था, तो यहाँ के एक शासक थे जिनका निश्चू नाम था, और इन्होंने यहाँ से अपना संपूर्ण जो है कि पारिवारिक पलायन कर लिया, और ये पलायन करने के बाद हस्तिनापुर आ गए। इसका विवरण लाल ने पौराणिक अंतः साक्ष्यों के आधार पर यह मत व्यक्त किया या दिया है कि जब हस्तिनापुर गंगा की बाढ़ से विनष्ट हो गया, तब निक्षु ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से हटाकर कौशाम्बी में स्थापित कर लिया था। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के बाद निक्षु 5वें कुरुवंशीय शासक थे। निक्षु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कौशाम्बी के प्रसिद्ध शासक उदयन के 18 पीढ़ियों पहले शासक हुए थे। अतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पीजीडब्ल्यू का कालक्रम पता होता है। अतः कौशाम्बी के कालक्रम को समझना यहाँ आवश्यक है। कौशाम्बी का उत्खनन 1936-37 में एनजी मजूमदार द्वारा हुआ था, और इसके बाद ये कार्य इसलिए नहीं कर सके कि जब ये पाकिस्तान लाहौर के एरिया में सर्वेक्षण कर रहे थे तो उसी समय दुर्भाग्यवश इनकी हत्या हो गई थी। अतः ये आगे का कार्य कौशाम्बी में नहीं कर सके थे। फिर यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा 1949 से 1964-65 में प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा GR शर्मा द्वारा उत्खनन कराया गया था। अब इस उत्खनन में जो स्तरीकरण के आधार पर सांस्कृतिक जमाव मिलते हैं, वह सांस्कृतिक जमाव नीचे से ऊपर निम्न प्रकार है। जो निचला जमाव यहाँ पर मिलता है वो निचला जमाव कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा का है, और इस कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा के बाद जो दूसरी सांस्कृतिक परंपरा मिलती है वह चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा है, यह दूसरा काल है। उसके बाद जो तीसरा काल है वह नादर्न ब्लैक पॉलिशवेयर या NBP या उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड परंपरा का है, और इसके जो ऊपर है वह लेट NBP या उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड परंपरा का है। जो यहाँ पर चौथा चरण है उसे 585 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ माना जाता है, और इसका आरंभ 45 ईसा पूर्व में माना जाता है। अर्थात 45 ईसा पूर्व में NBP का अंत हुआ था। अब दूसरा जो पीरियड है 45 ईसा पूर्व में जिसमें NBP का अंत हुआ था, और इसके जो आरंभ की तिथि है यहाँ पर वह 605 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसके नीचे पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर का सांस्कृतिक जमाव है। जैसा कि 605 ईसा पूर्व में NBP आरंभ हुई, इसका तात्पर्य है कि 605 में पीजीडब्ल्यू का अंत हुआ होगा। अब यहाँ पर पीजीडब्ल्यू के आरंभ की जो तिथि है वह 885 ईसा पूर्व दी गई है। इसके जस्ट नीचे 885 ईसा पूर्व अगर पीजीडब्ल्यू के आरंभ की तिथि है, इसका तात्पर्य है कि पेंटेड ग्रेवेयर के अंत की भी यह तिथि होगी। अब यहाँ पर
कृष्ण लोहित मृदभांड या PGW संस्कृति का आरंभ 1165 ईसा पूर्व में माना जाता है। इस प्रकार स्तरीकरण को लक्ष्य कर तृतीय धूसर मृदभांड संस्कृति को कम से कम 1100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जा सकता है या तिथिक्रम प्रदान किया जा सकता है। चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा का रेडियो कार्बन 14 तिथि के आधार पर कालक्रम निर्धारण करने का भी विद्वानों ने प्रयास किया है, जिसमें हमने यहाँ पर रोपड़, नूह और अतरंजी खेड़ा 3 पुरास्थलों के प्राप्त रेडियो कार्बन तिथियों को लिया है, जिसके आधार पर रेडियो कार्बन तिथि को आधार मानकर इसके कालक्रम निर्धारण का प्रयास किया जाएगा। NBP के रोपण में NBP के मध्य के जमाव से 470 प्लस माइनस 100 BC की तिथि प्राप्त हुई है तथा इसके नीचे भी जमाव है, मीन्स इसके नीचे NBP का जमाव है। यहाँ NBP तथा PGW के मध्य अंतराल भी है। यह अनुमान किया जा सकता है कि NBP का प्रारंभ 600 ईसा पूर्व में हुआ होगा, जबकि PGW का आरंभ इससे पहले हुआ होगा, मीन्स 600 ईसा पूर्व से पहले रोपण में NBP का आरंभ, PGW का आरंभ माना जा सकता है। नोह के मध्य स्तर से 3 रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हुई हैं, जो 745 प्लस माइनस 260, 805 प्लस माइनस 150 BC, 900 प्लस माइनस 225 BC। इन तिथियों के आधार पर PGW के प्रारंभ की तिथि कम से कम 1000 ईसा पूर्व स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि 900 प्लस माइनस 225 BC की जो तिथि है उसके आधार पर यह तिथिक्रम प्रदान किया जा सकता है। अतरंजी खेड़ा के उत्खनन में NBP चरण से 2 रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हुई हैं। 640 से 500 प्लस माइनस 150 BC तथा 660 से 510 प्लस माइनस 150 BC। यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड के द्वितीय उपकाल में, मीन्स चित्रित धूसर मृदभांड का यहाँ वर्गीकरण किया गया, जिसमें द्वितीय उपकाल की तिथि निम्न प्रकार से प्राप्त होती है। 1155 प्लस माइनस 110 BC की तिथि यहाँ प्राप्त हुई है। यतः कहा जा सकता है कि अतरंजी खेड़ा पर PGW का आरंभ रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर 1200 ईसा पूर्व में हुआ होगा। अधिवास प्रक्रिया। प्रोफेसर BB लाल का मत है कि इस मृदभांड के प्रयोक्ता पहल सरस्वती दिशदंती की घाटियों मीन्स राजस्थान में आए और बस गए तथा बाद में संभवतः इन नदियों में जब बाढ़ आई और इन नदियों ने रुख का परिवर्तन किया तो ये लोग वहाँ से हटकर धीरे धीरे सतलज अमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र में आ गए थे। उत्तरी राजस्थान में इस संस्कृति के बसाव की जो प्राचीनतम सीमा रेखा है वह 1200 ईसा पूर्व तक मानी जाती है या खींची जा सकती है। वर्तमान तक जितने भी पुरास्थलों का उत्खनन किया जा चुका है उनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि PGW एक ग्रामीण संस्कृति थी। अधिकांश पुरास्थलों जैसे अतरंजी खेड़ा व हस्तिनापुर की खुदाई में स्तंभ गर्थ, सरकंडे की छाप, मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं, जो ग्रामीण संस्कृति में कच्चे मकान बनाए जाने के प्रमाण हैं। मीन्स जो लठ होते हैं, स्तंभ गर्थ होते हैं, इनको गाड़ दिया जाता है मिट्टी में और कालांतर में वो गल जाते हैं या उनको निकाल दिया जाता है। तो जब निकाल दिया जाता है तो इनके निकाले जाने की वजह से यहाँ की मिट्टी और उसके आसपास की मिट्टी में थोड़ा अंतर होता है, और जब इस मिट्टी को निकाला जाता है तो निकालने के दौरान ये पता हो जाता है कि संभवतः यहाँ पर कुछ चीज़ें गाड़ी गई होंगी। इसी को स्तंभ गर्थ कहा जाता है। सरकंडे, यही जो सरपत होता है
तो जब कच्चे मकान बनाए जाते थे, घास फूस के बनाए जाते थे, तो जैसे आज हम लोग पक्के मकानों पर प्लास्टर लगाते हैं, वैसे ही मिट्टी की उन पर नीचे से ऊपर तक जो है कि लेपन कर दिया जाता था। और जब कालांतर में यह सूख जाते थे या फिर यह किसी वजह से जल जाता था, तो ये मिट्टी जो मिलती है उस मिट्टी में धंसे हुए सरकंडे की छाप मिलती है। इस सरकंडे के छाप के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि इनके जो मकान है संभवतः वह घास फूस सरकंडे या फिर छाजन के रहे होंगे। ये लोग बांस बल्ली के जो मकान बनाते थे वह गोलाकार, अंडाकार, चौकोर रूपों में प्राप्त होते हैं। भगवानपुरा के उत्खनन से 3 निर्माण कालों के प्रमाण प्रकाश में आए हैं। प्रथम काल में ये लोग बांस बल्ली की झोपड़ियों में निवास करते थे और द्वितीय काल में मिट्टी की दीवार बनाने लगे थे। पहला बांस और जो है कि काठ यूज कर रहे थे, उसके बाद सरपत आदि यूज करके झोपड़ियाँ बना रहे थे, और दूसरे चरण में यह मिट्टी की दीवार बनाने लगे थे। और मिट्टी की दीवार बनाए हुए एक मकान का साक्ष्य मिला है जिसमें 13 कमरे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इनके जो मकान द्वितीय चरण में बनने लगे थे वह विकसित अवस्था के थे। तृतीय काल में ये लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करने लगे थे। मीन्स अब क्या है कि धीरे धीरे वृक्ष भी अस्तित्व में आ जाती है। इसी प्रकार के प्रमाण दधेरी से भी प्राप्त हुए हैं। पक्की ईंटों का सीमित प्रयोग जखेड़ा में भी हो रहा था। अब जखेड़ा में एक सड़क प्राप्त हुई है और ये जो सड़क है वह मिट्टी के बर्तनों और कांच की चूड़ियों के तथा अन्य चीज़ों को या अन्य अवशेषों को मिलाकर बनाई गई है। इसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि ये लोग अब धीरे धीरे ग्राम्य जीवन से विकास करके नगरीकरण की तरफ उत्तरोत्तर हो रहे थे। यहीं से MDH शाही को एक नाली मिली है और शाही की ये मान्यता है कि इस नाली से पानी आवासों तक ले जाया जाता था और ले जाने के बाद इनको इकट्ठा कर दिया जाता था, और इकट्ठा करने के उपरांत बाद में जब इनकी ज़रूरत होती थी तब इस पानी को यूज या प्रयोग कर लिया जाता था। हरियाणा, कौशाम्बी क्षेत्र, कानपुर तथा पाकिस्तान के बहावल क्षेत्र में किए गए पुरातात्विक शोधों को केंद्र के किनारे बसे गांवों के सिद्धांत सेंटर एंड पेरिफेरी थ्योरी के आधार पर संपादित किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि द्वितीय नगरीकरण के तत्व इसी संस्कृति में विकसित होने लगे थे। हस्तिनापुर में चित्रित दूसर मृदभांड परंपरा का अंत गंगा नदी के बाढ़ से हुआ था, जैसा मैंने आगे भी बताया था। अतः लाल ने पौराणिक अंतर साक्ष्यों के आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि जब हस्तिनापुर बाढ़ से विनष्ट हो गया तब निश्चू ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से हटाकर कौशाम्बी में कर ली थी। और जैसा आगे है कि निश्चू 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कौशाम्बी के प्रसिद्ध शासक उदयन के 18 पीढ़ियों पहले शासक हुए थे। इस प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का अधिवास उत्तरोत्तर ज्ञात होता है। प्रयोक्ता, इन्हें बनाने वाले कौन थे, इनका निर्माण करने वाले लोग कौन थे इस संस्कृति को, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। जब इस संस्कृति की पहचान की गई थी उस समय हड़प्पन तथा NBP पाटरी के अतिरिक्त अन्य किसी मृदभांड परंपरा के विषय में भारतीय पुरातत्वविदों को जानकारी नहीं थी। अतः इन्हीं पात्र परंपरा की जानकारी थी, अन्य किसी नए तरह के पात्रों की कोई जानकारी नहीं थी। तो जैसे ही PGW संस्कृति के पात्र प्राप्त हुए, इन PGW संस्कृति के पात्रों की उत्पत्ति भारत से बाहर खोजी जाने आरंभ कर दी गई थी। उसी समय यूनान के थेसली क्षेत्र में स्थित 3 महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, सानी, सांगली और जेरिला, तथा ईरान एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र से भारत की चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा से मिलते जुलते कुछ पात्र प्राप्त हुए थे। पूर्ण रूप से यह PGW नहीं थी, लेकिन PGW से मिलते जुलते थे या उनके स्वरूप के थे। इस आधार पर बीबी लाल ने यह संभावना व्यक्त की थी कि चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के निर्माता भारत में बाहर से आए थे।
मीन्स ये लोग इंडियन नहीं थे, इस तरह का संकेत ये लोग दे रहे हैं। कौशाम्बी के पुरातात्विक उत्खनन के परिप्रेक्ष्य में प्रोफेसर GR शर्मा की मान्यता है कि भारत में आर्य अनेक धाराओं में आए, जिनमें से एक धारा के लोग चित्रित धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे। भारतीय पुरातत्व में चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा को विशिष्ट स्थान देने का कारण यह है कि प्रोफेसर बीबी लाल इसे आर्यों के संचरण तथा महाभारत युग से संबंधित करते हैं। महाभारत के कथानक एवं किंवदंतियों से जुड़े पुरास्थलों जैसे हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, मथुरा, काम्पिल्य, इंद्रप्रस्थ आदि के निचले स्तरों से इस मृदभांड परंपरा के पात्र प्राप्त हुए हैं। चूँकि इन पुरास्थलों का उल्लेख महाभारत में भी प्राप्त होता है और महाभारत में उल्लिखित इन पुरास्थलों के उत्खनन से इनके निचले स्तरों से इस तरह के पात्र प्राप्त होते हैं। इस कारणवश बीबी लाल चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारत युगीन मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर आर्यों को भारत से बाहर का एवं हड़प्पा सभ्यता का विनाशक माना है, जबकि जगतपति जोशी JP जोशी मांडा के पुरा साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की उत्पत्ति को भारत में ही हुई मानते हैं। परंतु आज के परिवेश में राखीगढ़ के नवीन सूक्ष्म अवलोकनों से यह स्पष्ट हुआ है कि PGW के निर्माता भारत के बाहर से हो, इसमें संदेह होता है। संभव है भविष्य में होने वाले शोधों से इस पर नवीन प्रकाश पड़े। थैंक यू बच्चों, अगले के क्लास में मैं इस संस्कृति के अन्य आयामों को कंप्लीट करूंगा। धन्यवाद।